नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2। इसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और ये चैप्टर लिखा गया है कमलेश्वर जी द्वारा। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में हम अपने लास्ट 2 सेशन से काफी कुछ पढ़ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि जब रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी तो उस समय भारत के इंडिया गेट पर लगी जॉर्ज पंचम की नाक पर, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी और किस तरह से भारत के जितने भी बड़े अधिकारी थे, बड़े नेता थे, वो परेशान थे कि जब रानी आएंगी और वो देखेंगी कि उनके जो शासक थे, उनके समय के जो शासक थे, ब्रिटिश शासक, उनकी ही नाक भारत में नहीं है तो वो शायद नाराज हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। तो फिर हमारी नाक का क्या होगा, यानी कि हमारी इज्जत का क्या होगा। तो इसके लिए बहुत सारे एक तरह से प्रयत्न किए जा रहे हैं अलग अलग तरह से कि किसी तरह उस लाट पर नाक लगाई जा सके। तो उसके लिए मूर्तिकार को बुलाया गया है और मूर्तिकार ने बहुत सारे प्रयत्न अभी तक कर लिए हैं, अलग अलग तरह के उसने अलग अलग तरह की तैयारियां कर ली है उसने। कभी वो भारत में एक तरह से पत्थर की खोज के लिए जाता है, जिस तरह का पत्थर उस मूर्ति पर लगा हुआ है, और फिर जब वो निराश होकर लौटता है तो उससे जो हुक्काम होते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो उससे कहते हैं कि क्या तुम ये सब चीज तुम्हें कैसे कह सकते हो कि वो मूर्ति विदेशी है, क्योंकि विदेश की सारी चीजें तो अब हम अपना चुके हैं। विदेश का दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, वो सारी चीजें तो हम अपना चुके हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो पत्थर नहीं मिल रहा, वो पत्थर विदेशी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें उस समय के जो नेता, उस समय के जो अधिकारी थे, उनके बारे में भी बताई गई है। और देखिए यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर लास्ट में सेशन के लास्ट में हमने यहाँ पर जो पढ़ा था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी कि अंत में अब मूर्तिकार ने एक और नया यहाँ पर तरकीब निकाली है। उसने ये तरकीब निकाली है और उसने कहा है कि ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कि देश के बाकी लोगों को, आम जनता को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और ये काम इस तरह का है कि देश में, हमारे देश में जितने भी नेता हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी महापुरुष नहीं थे, हमारे देश में क्रांतिकारी नहीं थे, तो बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए और उनकी लाटें आज हमारे देश के अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं। तो मूर्तिकार ने ये सजेशन, ये सुझाव पार्टी को दिया। उसने कहा कि देश भर में जितनी भी हमारे नेताओं की, हमारे महापुरुषों की, हमारे क्रांतिकारियों की जो मूर्तियां हैं, उनकी लाट में से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। तो इसके लिए अब मूर्तिकार देश विदेश के दौरे पर निकला और उसने जितने भी हमारे महापुरुष हैं सबकी नाकें टटोली, लेकिन उसे कोई भी नाक नहीं मिल पाई, क्योंकि सारे जितने भी हमारे भारतीय नेता थे, क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, उनकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो इस तरह से अब घबराहट के मारे अब वो मद्रास भी पहुंच गया, वहां से आके वो दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, पार्टी के सामने बताया कि वो पूरी हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आ गया है, सारी मूर्तियां देख कर आया है, सबका नाप भी लिया है, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी है। यानी कि जॉर्ज पंचम की जो अब इज्जत है वो अब चाहकर भी भारत में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जितने अत्याचार, जितनी एक तरह से उन्होंने भारत पर जुल्म किए हैं, तो उनकी इज्जत तो अब भारत में वापस आना नामुमकिन है। उस तरीके से तो भारतीय जितने भी नेता हैं, महापुरुष हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उन सब की नाकें जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, यानी कि उन सबकी इज्जत भारत में उस जॉर्ज पंचम की इज्जत से भी
ज्यादा है। तो अब ये सब सुनकर जब सब हताश होकर झुंझलाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो मूर्तिकार ने फिर से ढंढास बंधाते हुए समझाया कि सुना है बिहार के सेक्रेटरिएट में, यानी कि जो बिहार का सेक्रेटरिएट है, वहां सामने एक क्या है, एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा सन 42 में एक ऐसा गार्डन बनाया गया है जहाँ पर जो शहीद हुए बच्चों की, जो यानी कि जो उस टाइम पे शहीद होने वाले जो बच्चे थे उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, तो शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। ये सोचकर वो बच्चों की नाक ढूंढने के लिए वहां पर चले जाते हैं। अब देखिए, मूर्तिकार बच्चों की नाक लेने के लिए वहां गया, उन बच्चों की नाकें ढूंढने के लिए वहां गया, लेकिन लास्ट में जब वो वहां से वापस आया तो उसने देखा कि उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी हैं। यानी कि आज भारत देश में उन बच्चों की इज्जत भी कहीं ज्यादा बड़ी है जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। उन बच्चों की नाकें भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं जॉर्ज पंचम की नाक से। तो इस तरह से अब क्योंकि मूर्तिकार तो अपने काम में लगा ही है, राजधानी में भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, राजधानी बिल्कुल रेडी होने वाली है अपनी जो ब्रिटिश शासन की जो महारानी एलिजाबेथ आने वाली है उनके स्वागत के लिए। तो राजधानी में सब तैयारियां थी, अब राजधानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, सारी तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासक थे और वहीं से अंग्रेज जो रानी थी एलिजाबेथ वो भारत आ रही थी। तो जॉर्ज पंचम की लाट पर से सारी गंदगी हटाई गई, उसको मल मल करके रगड़ करके नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था। अब देखिए, नहलाया भी गया था, रोगन भी लगा दिया गया था, सब कुछ हो गया था, बस सिर्फ नाक नहीं थी। यानी कि सब कुछ था, सारी तैयारियां थी, लेकिन किसी के लिए उनके मन में कोई भी इज्जत नहीं थी, नाक नहीं थी। बड़े बड़े हुक्कामों तक पहुंची ये बात, फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंच गई। अब तक ये बात छोटे एक सभा में थी, एक ऑफिस में थी, लेकिन अब बड़े बड़े हुक्कामों, जैसे मंत्री जो होते हैं, नेता जो होते हैं बड़े बड़े, या एक तरह से मुख्यमंत्री जो होते हैं या प्रधानमंत्री जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, तो यह बात बड़े बड़े हुक्कामों तक पहुंच चुकी थी। बड़ी खलबली मची, अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यानी कि अगर आपने जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं लगाई है तो फिर रानी का इतना भव्य स्वागत करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रानी की इज्जत करने का मतलब है सबसे पहले आप जॉर्ज पंचम की इज्जत करें, उनकी मूर्ति को सजाएं संवारें, बिल्कुल उसी तरह से साफ सुथरा करके खड़ा वहां पर करें। तो देखिए, बहुत खलबली मची थी, और यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात थी। और देखिए, ये अपनी नाक कटाने वाली बात थी कि आखिर भारत के लोग कर क्या रहे हैं, तो ये अपने भारत की नाक कटाने वाली बात थी। लेकिन मूर्तिकार 4 पैसे से लाचार था, वो मूर्तिकार था और 4 पैसे के लिए लाचार भी था। देखिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि सरकारी काम हमें मिल रहा है, सरकारी काम मिल रहा है, एक मूर्ति पर केवल नाक चढ़ानी है, तो वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, कलाकार नहीं था। यानी कि एक तो वो पैसे से लाचार था, उसको पैसा चाहिए था, और दूसरा ये कि वो हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, और एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक, हैरत अंगेज, यानी कि एक बहुत ज्यादा अटपटा सा बात उसके दिमाग में आई, एक योजना उसके सामने आई, और उसने पहली शर्त दोहराई, उसने अपनी पहली वाली शर्त दोहराई। कौन सी शर्त दोहराई? कि ये बात मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए। शर्त क्या थी? कि ये बात भी मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार
कमेटी की बैठक हुई थी, यानी कि जिस प्रकार पहले कमेटी की बैठक हुई थी, फिर से एक बैठक बुलाई गई और फिर से दरवाजे बंद किए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अब मूर्तिकार ने, क्योंकि पैसे से भी लाचार था, उसको पता था 4 पैसे भी मिलेंगे और दूसरा इतना बड़ा काम करेगा तो फेम तो मिलेगा ही। तो कमेटी हुई और उसके दरवाजे पर फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना सबके सामने रख दी। अब देखिए, चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है। देखिए, इस बात का कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात की कोई टाल मटोल नहीं है कि आज नहीं लगेगा तो कल लग जाएगा, कल नहीं लगेगा तो परसों लग जाएगा, ऐसी कोई टाल मटोल नहीं थी। और दूसरा, ये जो एक तरह से नाक लगाना जो है, यहाँ पर एक ये योजना थी, क्योंकि नाक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। तो देखिए, अब बात कहाँ तक पहुंच गई है, क्योंकि नाक लगाना तो बहुत जरूरी है। अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं हुई तो समझ लो अपने भारत की नाक कटवानी है। तो इस तरह से अब यहीं पर एक नया नियम बन गया, एक नया नियम शुरू हो गया। एक साथ चारों तरफ सन्नाटा छा गया। क्या नियम बना कि कोई एक, तब हमारे देश की जनता केवल 40 करोड़ थी, तो 40 करोड़ में से कोई भी एक नाक, एक जिंदा नाक काटकर उस पर लगा दी जाए। तो देखिए कितना ज्यादा एक तरह से ये मानसिक एक गुलामी, मानसिक जो हम गुलामी कर रहे हैं उसको स्वीकार कर रहा है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाकर, अपने परिवार को, अपने देश को हर्ट करके हम दिखावे के लिए इंग्लैंड की रानी के आगे हम इस तरह से उनकी चीजें पेश करना चाहते हैं। तो इस बात के साथ चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि बात बहुत छोटी मोटी नहीं थी, एक जिंदा नाक लगाने की बात थी। अब कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। कुछ मिनटों की जो खामोशी हुई उसके बाद जो सभापति जी थे उन्होंने सबकी तरफ देखा और सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया यानी कि चौंक उठा। अब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मूर्तिकार थोड़ा सा चौंक उठा, थोड़ा सा चौंक गया और कुछ और धीरे धीरे बोला। और वहां से वो धीरे धीरे बोला कि आप क्यों घबराते हैं। फिर से मूर्तिकार आ गया है और वो कह रहा है कि आप क्यों घबराते हैं, आपको डर क्यों लग रहा है। यह सब काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये जो सारा काम है ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और नाक चुनना मेरा काम है, यानी कि नाक को सेलेक्ट करना मेरा काम है। अब सिर्फ आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, यानी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बिल्कुल भी आप इस तरह से ना सोचिए। बस आप इतना सोचिए कि ये जो मूर्ति बनाने का काम है ये केवल और केवल मेरा है। बस मुझे आपकी सिर्फ इजाजत इसके लिए चाहिए। तो देखिए, इस तरह से काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी और इस प्रकार कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। कानाफूसी हुई, कानाफूसी क्यों हुई, क्यों मूर्तिकार को इजाजत दी गई। तो देखिए यहाँ पर आगे से कंटिन्यू करेंगे। जीआईसी बनभोलपुर, बच्चे अगर आप सुन पा रहे हैं तो हैंड रेस करेंगे। यस, वेरी गुड। आप रीडिंग करेंगे, माइक ले लीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 10 के बच्चे हैं आप? यस मैम। तो चैप्टर पढ़ा है आपने इससे पहले क्लास में? यस मैम, पढ़ा है। ओके, वेरी गुड। तो तब तो आपने इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी कर लिए होंगे। मैम किए हैं, मैम ने चेक भी किए कॉपी। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चैप्टर एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए शुरू कीजिए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा है कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाइट के नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर
हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाल निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वे सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ की एक खास दिन हर हालत में नाक लग जाने चाहिए। और वे दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब खबर खाली थे, अखबार खाली थे। यस, गुड। तो बहुत अच्छी रीडिंग की बच्चे आपने। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि किस तरह से कानाफूसी शुरू हुई और जिंदा नाक लगाने की इजाजत दे दी गई। बैठ जाइए बच्चे, आप बैठ जाइए। थैंक यू। चलिए, तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि मसला हल हो चुका है। अब देखिए, ये सारी बातें हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई और उसके बाद अखबारों में इस बीच कोई खबर नहीं आई और उसके तुरंत बाद अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि मसला हल हो चुका है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। जो राजपथ पर इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई है उस पर नाक लग रही है। अब नाक लगने से पहले फिर से हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती की गई। क्यों की गई? क्योंकि पहले भी यहाँ पर इस तरह से नाक को लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कई लोगों ने इसको नहीं लगाने दिया था। अब मूर्ति के आसपास के जो तालाब थे उन्हें सुखाया गया सबसे पहले, उसके बाद उन्हें साफ किया गया, उनकी रबाब निकाली गई, यानी कि जो उसमें गंदगी थी वो सारी चीजें निकाली गई और फिर से उसमें फ्रेश ताजा पानी भर दिया गया। और क्योंकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी तो इसलिए वह सूखने न पाए, इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यानी कि अगर वो नाक सूख जाएगी तो वो बिल्कुल भी रियल नाक नहीं लगेगी और वो जल्दी से सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, तो शायद वो फिर से झड़ सकती है, फिर से वो गिर सकती है और इस तरह से जॉर्ज पंचम की जो लाट है वो फिर से बिना नाक की हो सकती है। तो इस तरह से अब ये सारी तैयारियां जो है अंदर ही अंदर चल रही थी, यानी कि कोई मीडिया, कोई भी आम जनता को इस बात की खबर नहीं थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। रानी के आने का दिन जो है वो नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार अपने खुद बताए हल से परेशान था, क्योंकि मूर्तिकार ने ही बताया था कि उसने कहा था कि अपना यहाँ पर जो असली नाक है वो दिखाई जाए, लगाई जाए। तो इस तरह से वो अपने ही बताए गए हल से परेशान था। बहुत ही उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो अब क्या करे। और इस तरह से जो कमेटी से उसने कुछ और मदद मांग रखी थी कि जिंदा नाक के लिए कुछ और मदद चाहिए थी उसे, तो कमेटी ने उनकी मदद भी की और वो मदद उसे दे दी, लेकिन इस हिदायत के साथ
कि एक खास दिन पर हर हालत में ये नाक लग जानी चाहिए, यानी कि एक खास दिन हर हालत में ये नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया और वो दिन भी आ गया, यानी कि एक डेट दी गई कि इस दिन तक आपको ये नाक लगा देनी है। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई और वो दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नाक लग चुकी थी। सब अखबारों ने खबरें छापी थी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी कि ऐसी नाक लगाई गई है कि जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी कि उस दिन देश में किसी भी उद्घाटन की कोई खबर नहीं थी, यानी कि मूर्ति का फिर से उद्घाटन नहीं किया गया था, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई भी मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी ऐसी कोई खबर नहीं थी कि वहां पर कोई उद्घाटन हुआ है या किसी ने कोई फीता काटा है या कोई सार्वजनिक सभा हुई है या किसी भी प्रकार का कोई अभिनंदन, कोई स्वागत नहीं हुआ है और एक तरह से किसी को भी मान पात्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। किसी हवाई अड्डे पर, स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा और सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए, यानी कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी एक पुतले के लिए। तो फिर पता नहीं क्यों ये सारी चीजें क्यों हुई, किस कारण हुई, ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए ये क्लियर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आज जो हमारे देश की देखिए कितनी ज्यादा हम मानसिक दास्ता को यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, कितनी मानसिक दास्ता हम झेल रहे हैं कि आज भी हम उन्हीं अंग्रेजों की रीति रिवाजों का, उन्हीं के रहन सहन का, उन्हीं के खाने पीने के तरीकों का, उन्हीं की सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं और उससे अपने आप को क्या मानते हैं, मॉडर्न मानते हैं। हम कहते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, हम इस तरह से रहते हैं, इस तरह से खाते पीते हैं, इस तरह से अपने रीति रिवाज हमने चलाए हैं, हमारी सभ्यता अब इस तरह की हो गई है और ये कहते हुए कि हम पढ़े लिखे हैं और हम मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन ये एक तरह की मानसिक दास्ता है। जब तक हम अपनी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो नहीं, लिखो नहीं और सभ्य नहीं बनो या अच्छे नहीं बनो, आधुनिक नहीं बनो, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना और उन्हीं की एक तरह से पदचिन्हों पर चलना, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, साथ अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए। तो इस तरह से चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो पिछले लास्ट 3 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और काफी अच्छे से हमने इस पाठ को पढ़ लिया है और मुझे लगता है कि अब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस पाठ को करने में या इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करने में आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर कर लिए हैं, नोट डाउन भी कर लिए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो इस टाइम पे अभी साथ के साथ सारे प्रश्नोत्तर याद कर लें, ताकि उन्हें अब फिर से अपनी कॉपी खोलकर उन प्रश्नों के उत्तरों को रटने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमने चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने ध्यानपूर्वक चैप्टर को सुना है उनके लिए केवल पाठ को पढ़कर ही प्रश्नों के उत्तर देना बहुत सरल है। तो इसीलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किए हैं वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिन्होंने कर रखे हैं वो साथ के साथ पढ़कर उन्हें याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आपकी अभ्यास के प्रश्नों से जुड़ा हुआ। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगने को लेकर जो भी चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। देखिए सबसे ज्यादा हम इस चैप्टर पर
मानसिकता पर ही बात कर रहे हैं, सोच पर बात कर रहे हैं। हमें पूरा चैप्टर पढ़ने का जो एक तरह से हमारा यहाँ पर मोटिव है वो केवल और केवल उस समय पर उन लोगों की मानसिकता दिखाने का है कि कैसी मानसिकता थी उस समय पर उन लोगों के अंदर। तो सरकारी तंत्र में नाक लगाने को लेकर जो भी चिंताएं हो रही है, जो भी अफरा तफरी हो रही है, जो भी बदहवासी दिखाई दे रही है, उसका एक तरह से उसका ये रीजन है कि उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है कि जो आज भी मानसिक दास्ता, मानसिक गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं, औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट कर रहा है। क्योंकि सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं, जो भी सरकारी लोग हैं वो उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित है जिसने न जाने कितने कहर ढाए हैं। जैसे कि कितनी सारी आहुतियां, कितने सारे लोगों के बलिदान उस जॉर्ज पंचम के कारण हमारे देश के लोगों को देने पड़े। जैसे कि अभी यहाँ पर कितने सारे महापुरुषों के नाम हमने गिनवाए हैं, कितने सारे बच्चों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया है, कितने सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है हमारे देश को आजाद कराने में उस जॉर्ज पंचम के शासन से, उस जॉर्ज पंचम के अत्याचारों से। तो इस तरह से सरकारी शासन जो है उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित है, जिसने न जाने कितने कहर ढाए हैं, न जाने कितने अत्याचार हमारे देश के लोगों पर किए हैं। उसके अत्याचारों को याद ना करके उसके सम्मान में जुटे हैं, यानी कि उसके अत्याचारों को याद नहीं कर रहे हैं, उसके जो कृत्य है, उसके शासन में लोगों को किस तरह की परेशानी उठानी पड़ी वो नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसके सम्मान में जुटे हुए हैं, उसका सम्मान करने में लगे हुए हैं। तो सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अपनी अदूरदर्शिता और मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। यानी कि किस तरह से वो एक तरह से मूर्खता उनके अंदर है और दूसरा अयोग्यता है उनके अंदर और दूसरी अदूरदर्शिता है और सबसे मेन है कि चाटुकारिता, यानी कि दूसरों को एक होता है ना कि अपने खुद के उद्देश्य बनाना, एक दूसरों के उद्देश्यों पर चलना, दूसरे का अनुकरण करना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर सरकारी जो तंत्र है उसकी उस समय पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोग इसका अपने आप से लिख सकते हैं क्योंकि चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था और उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ की जो दर्जी थी उसकी परेशानी का कारण थी रानी एलिजाबेथ की वेशभूषा, कि वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा के समय वो क्या क्या पहनेंगी, कौन कौन सी ड्रेसेस पहनेंगी। देखिए उनके दर्जी की जो ये परेशानी थी ये तर्क संगत थी क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। देखिए कोई भी इंसान जिसको हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपना, उसको एक तरह से हर चीज में बेस्ट होना, सिर्फ कपड़ों से नहीं हर चीज में बेस्ट होना होता है क्योंकि वही मार्गदर्शन करता है अपने देश के लोगों का, अपने देश की आने वाली युवा पीढ़ी का और साथ ही अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है सभी देशों के सामने। तो इस तरह से उसके कपड़े उसकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी है और रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि कोई चूक हो जाती तो रानी के क्रोध का सामना भी करना पड़ता। देखिए जो प्रतिनिधि है उसकी एक अपनी छवि है, एक अपना एक तरह से उसकी अपनी एक मर्यादा है, तो उसकी जो ड्रेसेस होनी चाहिए, उसके जो कपड़े होने चाहिए वो उसकी मर्यादा के हिसाब से होने चाहिए। जैसे आप देखते हैं हमारे देश के जो कई बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनकी अपनी एक वेशभूषा होती है। माननीय जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी वो जाते हैं तो सबसे पहले उनका जो एक तरह से उनकी जो वेशभूषा होती है वो उनके पद को
को व्यक्त करती है, वहां पर उनके पद को दर्शाती है। तो किसी भी देश में वो जाते हैं तो वो अपनी एक अलग तरह की वेशभूषा तैयार करके जाते हैं। तो ये काफी तर्क संगत बात यहाँ पर कही गई है। अगला प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो देखिए, काया पलट करने के लिए जितनी भी वहां के पर्यटक स्थल है, यानी कि लोग जो बाहर से आते हैं देखने के लिए, सबसे पहले उनकी हालत सुधारी गई होगी, और जो वहां की पुरानी सड़कें जो है उनका पुनरुद्धार किया गया होगा। पूरे शहर की साफ सफाई की गई होगी, और जहां पर पानी और बिजली की समस्या है वो सब ठीक करी गई होंगी। और मेन है आतंकवादी घटनाएं या इंग्लैंड विरोधी जो कार्यवाही या धरने जो उस समय पर किए जाते थे, क्योंकि उस समय पर हमारा देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन लोगों के मन से वो गुस्सा, वो क्रोध, वो चीजें नहीं निकली थी, क्योंकि इतने सारे अत्याचार अंग्रेजों ने किए थे, तो उनके अत्याचार को इतनी जल्दी भुला पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं था। तो इसलिए आतंकवादी घटनाएं या इंग्लैंड विरोधी जो कार्यवाही है या धरने हैं, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहां पर किए गए होंगे। तो आपने देखा होगा, जब भी कहीं पर कोई नेता या बड़े अधिकारी आते हैं तो वहां पर सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्स तैयार कर दी जाती है। उसके बाद वहां की साफ सफाई, वहां की रंगाई पुताई, और वहां की पूरे शहर में अलर्ट कि कैसे कैसे रूट डाइवर्ट किया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो वही सारी चीजें दिल्ली में भी उस समय पर हो रही थी। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इस प्रकार पत्रकारिता के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? तो ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप पत्रकारिता के विषय में क्या विचार रखते हैं, कि आजकल क्या कुछ छापा जाता है अखबारों में। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके लिए है, इसका उत्तर आप ही देंगे। और देखिए, युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि पत्रकारिता का आम जनता और विशेषकर जो आज की युवा पीढ़ी है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपके लिए ही प्रश्न है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छे से इसका उत्तर देंगे। नंबर 5 प्रश्न है यहाँ पर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो देखिए, चैप्टर को जब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मुझे लगता है बहुत ही सरल, बहुत ही आसान आपके लिए प्रश्न है। बहुत सारे उन्होंने प्रयत्न किए। सबसे पहले उसने पूरे देश में जाकर पत्थरों की खोज की, उसके बाद उसने फिर से पूरे देश में जाकर जितने भी नेताओं की और महापुरुषों की, आंदोलनकारियों की जो मूर्तियां हैं उनको चेक किया। उसके बाद बिहार के सेक्रेटरीट जाकर बच्चों की जो मूर्तियां लगी हैं उनको चेक किया, और इस तरह से अपने तरह से उसने बहुत सारे प्रयत्न किए जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक को पुनः लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 5 भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए, और इस तरह से मौजूदा व्यवस्था को जो चीजें बताती हैं वो सब कुछ यहाँ पर कही गई है। तो उनको छांटिए, उनको लिखिए, और ऐसी भी कोई और बातें अगर हैं तो उनको भी लिखिए। इस तरह से चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, और मैं आशा करती हूँ कि चैप्टर अब आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका है और आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में कर सकते हैं। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।